नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। सरकार की सबसे बड़ी विशेषता होती है ट्रांसपेरेंसी, और लोकतंत्र की एक और बड़ी जरूरत है। वो जरूरत है कि सरकार के कामों का जनता तक सही तरीके से जानकारी होना। और लोकतंत्र के ये चौथा खंभा जिसे मीडिया कहा जाता है, उसकी सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो यही है कि सिर्फ सरकार के कामों का गलत तरीके से, आलोचनात्मक तरीके से समीक्षा न करे, बल्कि उनके सही कामों को जनता तक पहुंचाए और जनता को इस बात की जानकारी हो कि आखिरकार सरकार उनके लिए क्या क्या कर रही है। मोदी सरकार के बारे में जो मीडिया में खबरें चलती है उसमें राजनीति ज़्यादा और खबर कम होती है, लेकिन उन राजनीति के बीच ऐसी खबरें भी है, ऐसी जानकारी भी है जिसके बारे में जानकर लोगों को यह लगेगा कि सरकार किन किन मुद्दों पर काम कर रही है। उसमें से एक सबसे बड़ा मुद्दा है सरकार यानी जनता के पैसों की रखवाली करना, और जिन लोगों ने जनता के इन पैसों में की लूट मार की है, लूटा है, उसे वापस लाना। मोदी सरकार बाखूबी ये काम कर रही है और इसके बारे में जानकारी बीच बीच में मोदी सरकार के मंत्री देते रहते हैं। सरकार के इस जानकारी के बावजूद मीडिया वाले इसे सही तरीके से पेश नहीं करते हैं, क्योंकि मोदी सरकार के इन प्रहारों का असर जनता पर पड़ेगा और लोग जान जाएंगे कि जिस सरकार के बारे में मीडिया बुराई कर रही है उसके ये अच्छे काम हैं। बात कर रहे हैं ब्लैक मनी पर मोदी सरकार के एक बड़े प्रहार की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक बड़ी बात कही है, मीडिया के सामने तथ्य रखा है कि किस तरह के पिछले 8 सालों के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने ब्लैक मनी के ऊपर प्रहार किया है, जनता तक सरकार के पैसों को सही तरीके से पहुंचाया है। और जो कांग्रेस की सरकार में परसेप्शन बन गया था भ्रष्टाचार का, लूटपाट का, जो कांग्रेस की सरकार में उनके प्रधानमंत्री ही ये बात स्वीकार कर रहे थे कि अगर सरकार 1 रुपया यहां से भेजती है तो लोगों तक पहुंचते पहुंचते 85 पैसे बीच में ही गायब हो जाते हैं और केवल 15 पैसे ही जनता तक पहुंच पाती है। उस पूरे अवधारणा को मोदी सरकार ने कैसे बदल दिया है। तो अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पिछले 8 सालों में मोदी सरकार ने ब्लैक मनी को ऊपर प्रहार किया है और सरकार ने करीब 1,25,000 करोड़ की रकम वसूल की है, ब्लैक मनी को रिकवर किया है। 1,25,000 करोड़ कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती है, ये सरकार और जनता के बीच के एक पुल का काम करती है। उन्होंने ये भी बताया कि 26 लाख करोड़ रुपए जो केंद्र सरकार ने लोगों तक पहुंचाए हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से, उससे सरकार को 2.2 लाख करोड़ रुपए का लगभग फायदा हुआ। पहले की अपेक्षा अगर देखा जाए तो जो लीकेज होता था, जो खर्च होता था फालतू के कामों में, उसमें से 2.2 लाख करोड़ रुपए सरकार ने बचत की है। और 26 लाख करोड़ रुपए की बात सोच लीजिए कि अगर कांग्रेस की सरकार में ये 26 लाख करोड़ रुपया केंद्र सरकार से जनता के पास पहुंचाना होता तो उस राजीव गांधी के बयान के अनुसार ये केवल 3.5 लाख करोड़ रुपया जनता के पास पहुंचता, बल्कि 22-23 लाख करोड़ रुपया बंदरबाट हो जाता, भ्रष्टाचार का बलि चढ़ जाती उस पैसे की, और बीच के बिचौलिए जो होते हैं वो ये पैसा खा जाते। 1,25,000 करोड़ की जो ब्लैक मनी आई है वो भ्रष्टाचार से कमाई गई रकम थी। पिछले कुछ समय से हर बार ये खबर आती है और दब जाती है कि कहां कहां किन जगहों पर आईटी की, ईडी की छापेमारी हुई, वो भी ब्लैक मनी के अंतर्गत आता है, क्योंकि उन ब्लैक मनी को रिकवर सरकार कर रही है। अगर पिछले 6 महीने में ही देखेंगे तो कई कैसे उदाहरण मिल जाएंगे जिसमें से पश्चिम बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक कई ऐसे बिजनेसमैन और नेता हैं जिनके घरों पे छापेमारी हुई और करोड़ों रुपया कैश में बरामद हुए। अगर पिछले कुछ समय के
रिकॉर्ड को देखें तो उत्तर प्रदेश में कानपुर में एक इत्र व्यापारी के घर लगातार छापेमारी हुई थी। उस छापे में 200 करोड़ रुपए पकड़े गए थे और उससे के अलावा सैकड़ों करोड़ की संपत्ति और दस्तावेज भी बरामद हुए थे और उस बरामदगी का अब लेखा जोखा लिया भी जा रहा है। अगर उत्तर प्रदेश से आगे बिहार और झारखंड की तरफ बढ़ते हैं तो झारखंड और बिहार में भी कई छापेमारी हुई और झारखंड में जो कोल माइंस घोटाला हुआ था उसमें एक आईएएस ऑफिसर के घर भी छापा पड़ा। पूजा सिंघल के घर पर जो छापेमारी हुई थी उसमें 36 करोड़ रुपया तो कैश में बरामद किया गया था और 100 करोड़ रुपए अलग अलग अकाउंट में जो जमा थे उसे सीज कर दिया गया था। बाद में सरकार ने उसका रिकवरी भी की। अगर झारखंड से आगे बढ़ते हुए पश्चिम बंगाल की तरफ चलें तो ममता बनर्जी की सरकार भ्रष्टाचार की गंगा में आकंठ डूबी हुई है। एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं और शिक्षक भर्ती घोटाले में 5 चटर्जी के घर और उनके सहयोगियों के घर पर जो छापेमारी की गई थी उसमें 50 करोड़ से ज्यादा तो कैश बरामद हुए थे। यही नहीं, अनुव्रत मंडल और दूसरे टीएमसी के नेताओं के खिलाफ भी छापेमारी की गई और करोड़ों की रकम कैश में बरामद की गई, संपत्ति के दस्तावेज भी मिले। ये सारे के सारे ऐसे भ्रष्ट नेताओं, अधिकारियों और व्यापारियों के घर की छापेमारी थी जिसमें करोड़ों रुपया रिकवर किया गया। वो ब्लैक मनी का ही पैसा था। वहां से अगर महाराष्ट्र की बात करें तो वहां के सबसे भ्रष्ट राजनीतिक परिवारों में एक शरद पवार का परिवार है। शरद पवार के भतीजे और महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की संपत्ति अटैच की गई है। अजीत पवार के ऊपर कई घोटालों का आरोप है, चाहे बैंक कोऑपरेटिव बैंक घोटाला हो या फिर सिंचाई घोटाला हो। ऐसे कई आरोप उनके ऊपर लगे हैं और इस बीच ईडी और इनकम टैक्स ने उनके संपत्तियों का ब्यौरा भी लिया। कई छापेमारी की गई और आंकड़ों के अनुसार लगभग 1500 करोड़ रुपए की संपत्ति उनकी अटैच की गई है, जिसमें 600 करोड़ का शुगर मिल है। उसके साथ गोवा का रिसोर्ट एक है जो 250 करोड़ रुपए के है। 27 ऐसे प्लॉट महाराष्ट्र के अंदर उसके सीज किए गए हैं जिसकी लगभग कीमत 500 करोड़ रुपए है। कई ऑफिसेस भी सीज किए गए हैं जो 50 करोड़ रुपए के बताए जा रहे हैं। यानी लगभग 1500 करोड़ रुपए की संपत्ति अजीत पवार की भी जब्त की गई है। और पंजाब भी इससे अलग नहीं है, क्योंकि पंजाब में जो सैंड माइनिंग घोटाला हुआ था उस घोटाले में भी कई छापेमारी की गई। ड्रग्स की बात नहीं की जा रही है और दूसरे घोटालों की बात नहीं कर रहे हैं। उन घोटालों में भी छापेमारी हुई, कार्रवाई हुई और करोड़ों रुपए जब्त किए गए। लेकिन सैंड माइंस घोटाला चूंकि चुनाव में भी एक बड़ा मुद्दा रहा था और पंजाब के चीफ मिनिस्टर रहे चन्नी के रिश्तेदार भी उसमें इन्वॉल्व थे और पूरे पॉलिटिकल जो पावर है पंजाब का वो इस घोटाले में शामिल था, जिसमें अलग अलग जगहों पर छापेमारी भी हुई थी और 50 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद किया गया था। ये पूरे देश में ऐसे घपले घोटाले के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। लेकिन जो ब्लैक मनी विदेशों में संपत्ति बनाकर रखी गई है उस पर भी पीएम मोदी की सरकार ने हमला किया। और पिछले दिनों संसद में ही यह बात बताई गई थी जब विपक्ष ने एक सवाल पूछा, कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाया तो मोदी सरकार के मंत्री ने बताया कि पिछले दिनों विदेशों में जो संपत्तियां इकट्ठा करके रखे हैं ये स्विस बैंक की बात नहीं है, क्योंकि स्विस बैंक में और दूसरे बैंकों में जो प्रॉपर्टी है या बैंकों में जो पैसे जमा किए गए हैं उसकी सूचना तो हर साल के स्तर पर मिल रही है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन कुछ ऐसे अनडिस्क्लोज प्रॉपर्टी हैं जो यहाँ के लोगों के हैं लेकिन उस पर टैक्स नहीं दिया गया है और उन 68 प्रॉपर्टी पर से टैक्स लगाए गए और उसको डिस्क्लोज किया गया और उसके बाद उसके ऊपर जो टैक्स लगाए गए हैं उससे 4164 करोड़ रुपए वसूल किए गए हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो केवल ब्लैक मनी 1,25,000 करोड़ के रिकवर किए गए हैं और उसके साथ साथ 43,000 करोड़ रुपए के बेनामी संपत्तियों को भी जब्त किया गया है, जिस संपत्ति का कोई मालिक नहीं है। जैसे कि संपत्ति
चाहे नवाब मलिक का हो या अनिल देशमुख का हो या सत्येंद्र जैन जैसे नेताओं का हो। इन नेताओं की जो बेनामी संपत्तियां थी उस पर भी हथौड़ा चला और 43,000 करोड़ की बेनामी संपत्ति जब्त की गई है। और इन सब से ऊपर एक ऐसा मामला है जो हमेशा सुर्खियों में रहता है, जिसका ब्लैक मनी, हवाला कारोबार, मनी लॉन्ड्रिंग से सीधा नाता है, और वो है शेल कंपनियां। यानी कि जितने भी घपले घोटाले हुए, चाहे राजनेताओं के हैं, व्यापारियों के हों या फिर अधिकारियों को हों, ये सारे के सारे में शेल कंपनियों का नाम आता है। ये शेल कंपनियां वैसी कंपनियां हैं जो फर्जी तरीके से रजिस्टर्ड करवाया जाता है और इसके ट्रांजैक्शन वाइट मनी को, अगर ब्लैक मनी है उसको वाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। और उन सेल कंपनियों के ऊपर भी मोदी सरकार की नज़र थी। पूरे मोदी सरकार के शासनकाल के दौरान, यानी करीब करीब 8 सालों में, अगर शेल कंपनियों पर प्रहार करने की बात करें तो उसमें जो रिकॉर्ड है, जो आंकड़े हैं, वो चौंका देने वाले हैं। क्योंकि 1,75,000 सेल कंपनियों के ऊपर ताला लगाया जा चुका है। हर घोटाले में जिन सेल कंपनियों का नाम आता है, चाहे नेशनल हेराल्ड के मामले में राहुल गांधी, सोनिया गांधी जो फंसी हुई हैं, वो भी सेल कंपनियों के माध्यम से ही पैसा लाया गया था। उन सारे 1,75,000 शेल कंपनियों के ऊपर मोदी सरकार ने इस बीच ताला लगाया है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि पीएमएलए यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो इस समय सबसे कारगर माना जाता है, जिसमें अब तक 23 लोगों को तो सजा हो चुकी है और हर स्टेट में कई करप्ट पॉलिटिशियन के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया है। अधिकारियों, व्यापारियों के ऊपर भी यह मामला दर्ज किया गया है, जिसमें इन लोगों को भी सजा होनी है। लेकिन इसके तहत जो अभी तक संपत्ति अटैच किए गए हैं वो है 1,07,000 करोड़ रुपए की, यानी कि 1,25,000 करोड़ के उस ब्लैक मनी के रिकवरी के अलावा भी 1,07,000 करोड़ रुपए की संपत्ति इस मामले में केवल अटैच की गई है। और इसके अलावा करीब करीब 900 करोड़ रुपए कैश में बरामद किए गए हैं। यानी कि वो जब्त किए गए, वो सिर्फ अटैच नहीं किए गए हैं। अगर देखा जाए तो ये सारे के सारे मामले ऐसे हैं जिसमें भ्रष्टाचार पर मोदी सरकार के एक बड़े प्रहार के तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन मीडिया में ये छोटी छोटी खबरें करके इसको ढकने की कोशिश की जाती है। बताया ही नहीं जाता है लोगों को कि ब्लैक मनी के ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई कर रही है और सरकार का ये जो एक्शन है वो जनता के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। जनता को इसे जानने का हक है और अगर ये हक उससे मारा जा रहा है तो ये मीडिया की बड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्योंकि उनके तक ये जानकारी नहीं पहुंचने के कारण ही आज लोग इस बात के लिए सवाल उठा रहे हैं कि जिस ब्लैक मनी को भारत लाने की, जिस ब्लैक मनी को रिकवर करने की बात और वादे पीएम मोदी ने किया था, वो उसका क्या हाल है। हाल यही है कि अब तक करीब करीब 5 लाख करोड़ रुपया, ये सारे मामले को देख लें तो 5 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति और पैसे रिकवर किए जा चुके हैं जो ब्लैक मनी के हैं। और इन सारे पैसों का इस्तेमाल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत लोगों के खातों में पहुंचाने के लिए उन योजनाओं के पैसे के तौर पर किया जा रहा है और जिसका सीधा फायदा जनता को दिया जा रहा है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।